तो काफ़ी दिनों से हम इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में सुन रहे हैं, देख रहे हैं काफ़ी सारे वीडियोस में कि सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्ट्रल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन उससे पहले सरकार इसको संसद में लेके क्यों आई, ये भी जानते हैं। किस तरह से लेके आई, ये भी जानेंगे। और क्या वजह है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो व्हाट इज इलेक्ट्रल बॉन्ड? इलेक्ट्रल बॉन्ड इज अ काइंड ऑफ promissory नोट दैट डज नॉट कैरी द नेम ऑफ बायर और पेई। इफ़ यू आर अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, और अगर आपकी कोई कंपनी है, तो आप इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट कर सकते थे इन डिनोमिनेशन ऑफ 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख, 10 लाख और यहाँ तक कि 1 करोड़ रुपये आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते थे। लेकिन कैच क्या है यहाँ पे कि इट कैन बी एनकैश्ड ओनली थ्रू SBI। अब मैंने ओनली बोला है तो वी विल लुक आगे कि SBI के पास ही पावर क्यों थी। और दिस इज द काइंड ऑफ सैंपल जो आप देख सकते हैं, दिस इज द काइंड ऑफ सैंपल ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड। लेकिन इसको लाने के लिए सरकार ने क्या क्या चेंजेस करे और कहाँ कहाँ चेंजेस करे। चेंजेस मेड टू इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम। तो सबसे पहले सेक्शन 29C ऑफ रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट 1952 में चेंजेस किए गए। सेक्शन 13A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में चेंजेस किए गए। फाइनेंस एक्ट 2017 में चेंजेस किए गए और कंपनीज एक्ट 2013 में चेंजेस किए गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कंपनीज एक्ट में भी अगर अगर पहले आपकी कंपनी अगर प्रॉफिटेबल कंपनी है तो आप अपना कुछ नेट प्रॉफिट में से पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट कर सकते थे। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 में चेंजेस किया गया। दिस स्कीम अलाउड बोथ प्रॉफिट मेकिंग और लॉस मेकिंग कंपनीज टू मेक पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। दिस इज समथिंग वेरी ग्रॉस। अब व्हाट इज द मास्टर स्ट्रोक प्लेड बाय रूलिंग पार्टी? तो किसी भी कंट्री में जो सेंट्रल बैंक होता है, और हमारी इंडिया में, हमारी कंट्री में सेंट्रल बैंक है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही ऐसी अथॉरिटी होती है कि वो करेंसी के नोट्स और बॉन्ड्स को इशू कर सके। लेकिन किया क्या, सेक्शन 31 ऑफ द RBI एक्ट ये कहता है कि अलोन RBI के पास ही पावर है, या तो वो नोट्स इशू करेगी या बॉन्ड्स इशू करेगी। लेकिन गवर्नमेंट ने इस RBI एक्ट में ही चेंजेस कर दिया विद द हेल्प ऑफ फाइनेंस एक्ट एंड एक नया क्लॉज ऐड कर दिया 31 सब क्लॉज 3। इसमें क्या बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये बोलने लगी कि कोई भी शेड्यूल बैंक, और यहाँ पे शेड्यूल बैंक कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, को ऑथराइज कर दिया कि आज से जाओ, तुम्हें खुली छूट है कि तुम इलेक्ट्रल बॉन्ड को इशू करो, स्टार्ट करना पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के लिए। दिस इज द मास्टर स्ट्रोक बाय रूलिंग पार्टी। तो ये चीज़ देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डायरेक्शंस इशू करी और स्टेट बैंक को बोला कि प्लीज़ स्टॉप, प्लीज़ तो नहीं बोला होगा, कि स्टॉप सेलिंग इलेक्टोरल बॉन्ड्स। आज से और अभी से इलेक्टोरल बॉन्ड को बेचना बंद करो और अपनी जो भी सारी डिटेल्स हैं, जितने भी लोगों ने एनकैशमेंट करा है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स किस किस ने खरीदे हैं, किस किस को बेचे, उसकी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को March 6, जो कि डेट निकल चुकी है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से, और March 6 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजनी थी। और वही इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी सारी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर डालेगा March 13 तक। तो इलेक्टोरल बॉन्ड केस का वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, और इसको क्या बोला, असंवैधानिक, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये फाड़ दिया पन्ना इलेक्टोरल बॉन्ड का। तो है ना, सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और रीज़न क्या दिया, इट्स वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, तो आर्टिकल 14 के तहत इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। आर्टिकल 14 भी है, आर्टिकल 19 भी है, ठीक है। तो जो वोटर्स हैं उनके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिसको रिप्रेजेंटेटिव को, कि उसका पास पैसा कहाँ से आया, ठीक है। तो दीज आर द न्यूज़ हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयरिंग इलेक्टोरल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इज अ मॉन्यूमेंटल डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी। दीज आर दी सुप्रीम कोर्ट जंक्स इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी ये बोला है कि वी विल कंप्लाई, वी विल फॉलो द गाइडलाइंस एंड हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को मानते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन साझा करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तभी तो साझा करेगा जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसको इन्फॉर्मेशन देगी, और इसको इन्फॉर्मेशन देनी थी 6 मार्च तक,
और इनको पब्लिश करनी है 13 मार्च तक। तो आगे हम देखेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैसे चीज़ें टाल रहा है। तो इन दिस वी विल गेट टू नो कि किसको कितना मिला इलेक्टोरल बॉन्ड से। इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम से सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ, किसने सबसे ज़्यादा चंदा इकट्ठा करा, ठीक है। तो जो लायन शेयर है, व्हाट इज़ द लायन शेयर, सबसे ज़्यादा शेयर किसको मिला, दिस इज़ द सेल्फ ऑब्वियस, ये रूलिंग पार्टी का चंदा है, दिस कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रल बॉन्ड, ठीक है। और कितने रुपए के, रुपए तो नहीं बोलेंगे, 1000 करोड़ के, तो दैट इज 16,000 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड कंट्रीब्यूशन के फॉर्म में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को बांटेगा, बेचेगा, या बेचना इज नॉट द राइट वर्ड, लेकिन 16,000 करोड़ के। और सबसे ज़्यादा किसको मिला, 56.5% मिला रूलिंग पार्टी को, दैट इज इन सेंटर, भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस को 9.9%, टीएमसी को 9.7% और बाकी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो आप देख सकते हैं बीजेपी इज द बिगेस्ट गेनर फ्रॉम इलेक्टोरल बॉन्ड्स। लेकिन मजे की बात क्या है, जैसे मैंने आपको डेडलाइन बताई थी कि, तो सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। कौन सी पावर के, जुडिशियल रिव्यू, और इसको बोल दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। कौन से आर्टिकल को वायलेट कर रहा था, इट इज़ वायलेटिंग आर्टिकल 14 एंड 19। और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन इशू करी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोला कि मार्च 6 तक हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन आप किसको साथ शेयर करोगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वही सब चीज़ अपनी वेबसाइट पे पेस्ट करेगा। लेकिन हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट के पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाता है और वो बोलता है कि हम आपकी सारी चीज़ें मानने को तैयार हैं, हम सब कुछ इन्फॉर्मेशन साझा कर देंगे, लेकिन हमें जून 30 तक का समय दो। इलेक्ट्रल बॉन्ड डिटेल्स वी विल कंप्लाई एवरीथिंग सुप्रीम कोर्ट। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बोला कि हमें जून 30 तक का समय चाहिए। भाई क्यों चाहिए आपको समय, चुनाव निकल जाएगा तब बताओगे क्या लोगों को कि हमें इतना मिला है, इनको इतना मिला है, इनको इतना चाहिए था, ये हुआ है, वो है। तो जो वोटर्स हैं उनके पास तो इन्फॉर्मेशन होगी ही नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने तो यही बोला था कि वोटर्स के पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसके रिप्रेजेंटेटिव के बारे में या उसकी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। तो फिर फ़ायदा क्या हो जाएगा अगर आप जून 30 तक का समय लोगे, फिर चुनाव निकल जाएंगे। तो 24 में नेशनल इलेक्शंस होने वाले हैं लोकसभा के। तो दैट इज़ नॉट कंप्लाई, यू आर नॉट कंप्लाइंग विद दी सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस। तो आगे देखते हैं क्या होता है। एंड इफ़ यू लाइक दिस इनिशिएटिव यू कैन लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब भी कर ही देना अगर ऐसा ही कंटेंट आगे चाहिए तो। थैंक यू।